तो आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे, ठीक है। जितने भी वन डे एग्जाम है इस वीडियो के द्वारा जो है नंबर सिस्टम को क्लियर किया जाएगा, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी वन डे एग्जाम हो उसको लेकर। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले जो है बात करनी होती है संख्याओं के बारे में। तो बताइए जो है कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है पूरे गणित में, मैथ में? 0 से 9 तक 10 अंकों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा? 0 से लेकर 9। इन्हीं 10 अंकों की मदद से जो है हम लोग को 100 लिखना हो या 1 करोड़ लिखना हो या 5,09,99 लिखना हो या जो भी व्हाटएवर लिखना हो, हम इन्हीं 10 अंकों की मदद से लिखने का कार्य कर रहे हैं। अब क्या है कि संख्या पद्धति के अंतर्गत, नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं को उनके गुण और उपयोगिता के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है इसके भाग बनाए गए हैं, ग्रुप है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राकृत संख्या, जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो गिनती जब गिनने के लिए कहेंगे तो उसकी शुरुआत 1 से होगी। सामान्यतः हम लोग जो है 100 तक रुक जाते हैं। जब आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में काउंटिंग सीख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आप 100 तक रुक जाते हैं, लेकिन 100 तक ही नहीं होता है, उससे आगे भी होता है। तो आगे कहाँ तक जा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं, इनफाइनाइट है ना। तो गिनती की जो संख्या है या 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है, अनंत का मतलब है वैसी संख्या जिसका ज्ञान नहीं है, जो ज्ञात नहीं है, उसी को अनंत कहा जाता है। उसी को प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को जो है एन से सूचित किया जाता है। किसे? कैपिटल एन से। कैपिटल एन यहाँ 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटिव कैपिटल एन में आ जाए। तो इस तरह से पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी मालूम नहीं है, अनंत नहीं। अनंत का मतलब अज्ञात, मालूम नहीं है, और प्राकृतिक संख्याओं की संख्या भी मालूम नहीं। ठीक है। दूसरी जो है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो है 0, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दीजिएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या जो है पूर्ण संख्या है, इसको W से सूचित करते हैं। और इसमें 0, 1, 2, 3 पूरा जो नेचुरल नंबर है उस सबको आप लिख दीजिएगा, तो यहाँ ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के लिए, नेचुरल नंबर के लिए हमने आपको कहा है कि इसको n से सूचित किया जाता है। साथ ही जो है नेचुरल नंबर को एक और संकेत से सूचित किया जाता है जिसको कहते हैं Z+। आगे जब हम पूर्णांक पढ़ेंगे तो पूर्णांक में हम जानेंगे कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य सबको जो है कंबाइंड रूप से पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहा जाता है। और इंटीजर को जो है I या Z से सूचित किया जाता है। तो Z+ धनात्मक संख्या और Z- ऋणात्मक संख्या, और शून्य जो है अधनात्मक और ऋणात्मक। 0 इज नॉट निगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो यहाँ इसका नेचुरल नंबर का एक सिंबल तो n हो गया, दूसरा सिंबल इसका Z+ भी होगा। क्या होगा? Z+ होगा। एक नया चीज आप यहाँ नोटिस किए होंगे, NO डॉट, नंबर को NUMBER उसका इंग्लिश होता है, यानी संख्या हिंदी है, लेकिन जब इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं तो NO डॉट क्यों लिखे? इस पे आपने ध्यान नहीं दिया है। कोई बता सकता है कि क्यों लिखा गया? नहीं सर। NO डॉट क्यों लिखा गया? हाँ, एक लैटिन वर्ड है नंबर का। देखिए, नंबर तो इंग्लिश
वर्ड हो गया। जी इसका लैटिन होता है न्यूमेरो। क्या होता है? न्यूमेरो। न्यूमेरो से जो है ये निकला हुआ है, डेराइव्ड है। तो इसी न्यूमेरो का यन, फर्स्ट लेटर यन है और लास्ट लेटर क्या है? ओ है। इसी यन और ओ को जो है नंबर के शॉर्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पूर्ण संख्या क्लियर हो गया कि 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, या धनात्मक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या होगी, या प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या। इसको जो है W से सूचित किया जाता है। इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। तीसरी जो संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक का जब संधि विच्छेद आप करोगे तो आएगा पूर्ण प्लस अंक, यानी कंप्लीट अंक ले लीजिए तो पूर्णांक बन जाएगा। तो संख्या रेखा आपने देखा है, संख्या रेखा पर यहाँ 0 रखिएगा, इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं और इधर ऋणात्मक। अभी तक हमने धनात्मक संख्याओं के बारे में भी पढ़ा और 0 को लेकर भी पढ़ा है ना। 0 जो है अधनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है। अधनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। और ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को Z प्लस से सूचित करेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक को Z माइनस से सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक जो है क्या है? तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित रूप से जो है पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। इसका संकेत जो होता है I या Z होता है। तो I फॉर इंटीजर, ये तो बात समझ में आ रही है जी कि इंटीजर के लिए I लिख दिया है, लेकिन Z क्यों लिखा गया है? Z इसका जो है संकेत क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कोई बताए? क्या कारण है? जानकारी में हो तो नहीं मालूम है? एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है जहलेन। कौन सा है? जहलेन। जहलेन का मतलब होता है काउंटिंग द नंबर्स, और इसमें पूरी संख्याएं आ जाती है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सब आ जाते हैं। इसी जहलेन के कारण जो है पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है। तो I या Z में ये इंफिनिटिव ऋणात्मक से लेके चलिए और धनात्मक में इंफिनिटिव तक जाइए, ये टोटल क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगली जो है जो संख्या है उसको लेके बात करते हैं हम लोग। सम संख्या बताइए आप लोग। 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहेंगे? इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसको सम संख्या कहा जाता है। क्लियर है जी? ये तो आसान है एकदम। यहाँ क्या विशेष बात होगी अभी बात कर लेंगे इस क्लास के लिए। ये तो बच्चे भी पढ़ते हैं, है कि नहीं जी? तो सम संख्या उसको इवन नंबर कहेंगे। इसके इकाई स्थान पे क्या पहचान है इसका? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ये इकाई स्थान पे हो, कितना हो बड़ी संख्या लिख दी जाए और ये इकाई स्थान पे दिखाई दे, जैसे 2 4 9 6 7 3 2 5 4, है ना। अब 2 से भाग तो करने नहीं जाएंगे, भाग करने में समय लगेगा। तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि इकाई स्थान पे 4 यदि है, यानी इनमें से है तो वो सम है ना। ये पहचान का उसका नियम है। क्लियर है? आप इस चीज को जानते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई भी सम संख्या में उदाहरण के तौर पर लिखूं 2 4 6 8 10 12 14 16 18। आप एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि लगातार 2 सम संख्याओं के बीच जो है 2 का अंतर है जी। कितने का अंतर है? 2 का। यानी यदि कोई सम संख्या x है तो उसके बाद की सम संख्या x+2 होगी, उसके बाद x+4 होगी। 2 प्लस करेंगे तो बाद की सम संख्या प्राप्त होती चली जाएगी।
ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इससे संबंधित क्वेश्चन जब आएगा तो वहां एक बार मैं फिर से रिकॉल करूंगा, ठीक है। विषम संख्या बताइए। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो या विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहा जाता है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है ना, 15 जो भी है, इसका पहचान चिन्ह बताइए आप क्या होता है? इसके यूनिट प्लेस। हाँ, यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे क्या मिलेगा आपको? 1, 3, 5, 7, 9। कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि इकाई स्थान पे इनमें से कोई भी दिखाई दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या क्या है? विषम संख्या है, यानी वह दो से विभाज्य होने वाली नहीं। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक का आप नोट करें। चलो बोलते रहो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या को रूट या असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट या असंयुक्त संख्या। इंग्लिश इसका होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताइए तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? मालूम है? एक से बड़ी। एक से बड़ी वह संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या या रूट संख्या या असंयुक्त संख्या। इसका दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है, वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब भाग देने वाला, तो एक और स्वयं दो ही हुआ, तो वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो अपवर्तक हो, या तो ये लिख लीजिए, नहीं तो वह संख्या एक से बड़ी वह संख्या जो या तो एक से विभाजित हो नहीं तो स्वयं से विभाजित हो, उसको जो है अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे भी इसका उदाहरण 2, 3, 5, 7, 9 है क्या? 11, 13, इस तरह से 17, ठीक है। तो यहाँ कुछ नोट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। बताइए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आप लिख लेंगे, लिखने में समय ज्यादा लगता है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ निम्न में कौन सी सम अभाज्य संख्या है? तो 2 है। तो 2 एक अकेला जो है अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, इसीलिए 2 को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। इवन प्राइम नंबर कहेंगे। इवन प्राइम नंबर इसको बोला जाता है। 2 के अलावा और कोई भी अभाज्य सम संख्या ऐसी नहीं है जो सम होते हुए भी अभाज्य हो, ठीक है। तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, कितनी अभाज्य संख्या है? अनंत है। अनंत है, इनकी संख्या मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। अच्छा ये पूछ दे आपसे कि बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो 3 हो जाएगा, है ना जी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला जो संख्या है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, इसको संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, और इसी को सम्मिश्र संख्या भी कहा जाता है। नाम बदल देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, कंपाउंड नंबर, है ना। कंपोजिट कहिए या कंपाउंड कहिए या डिवाइडेड कहिए या डिवाइडेड कहिए, विभाज्य। तो इस तरह से नंबर ये हो जाए। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या सम्मिश्र संख्या, तो क्या डेफिनेशन होगा?
वैसी संख्याएं जो एक या स्वयं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, जी भाज्य संख्या कहलाती है। जी एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी जो विभाज्य हो उसको भाज्य संख्या कहें। या इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है वह संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, जी है ना। जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो उस संख्या को जो है भाज्य या यौगिक या संयुक्त या सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल बताइए। जैसे 4 4 8 6, उसके बाद 8 9 10 12, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है कि नहीं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? 9 है। और भाज्य संख्या सिर्फ कहे तो 4। क्लियर हुआ। एक सवाल हम यहाँ भूल गए आपसे कि बताइए कितनी जो है अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच हैं, बता सकते हैं आप? 1 से 100 के बीच कितनी है? 25। आप सबको मालूम होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 है। और हाँ, 25 संख्या जो है आप लिख के जरूर लाएंगे, ठीक है जी। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर देंगे उसमें कि ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में। तो अभाज्य हो गया, भाज्य हो गया। उसके बाद अगली संख्या के बारे में हम बात करेंगे, वह है असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या या इसी का दूसरा नाम है स्वअभाज्य। क्या नाम है? स्वअभाज्य। कंफ्यूज नहीं होइएगा। असहभाज्य कहिए या स्वअभाज्य कहिए, एक ही संख्या का नाम। इंग्लिश इसका को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। बताइए तो असहभाज्य संख्या या स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? किनको मालूम होता है? दोनों का मिक्स है। तेजी बोलिए। भाज्य और अभाज्य मिक्स। क्या? तो मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के मिश्रित रूप से होता है। भाज्य और अभाज्य मिश्रित रूप से होता है। और कोई नहीं मालूम है। संख्याओं का वैसा समूह जिनका मौसम 1 हो, ठीक है, उनको असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वैसा समूह संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मौसम जिनका मौसम क्या हो? 1 हो। तो फिर जो है यहां ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। अब कोई संख्या एग्जांपल के तौर पे बोलिए। जैसे लगातार नेचुरल नंबर कहीं से उठा लीजिए, 2 को रखिए, 4 को रखिए, 6 को रखिए, लगातार होगा। आप मौसम निकाल लीजिएगा, एचसीएफ। आप देखेंगे एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एचसीएफ का एक और नाम है, और भी नाम से उसको जानते हैं। यदि आपको मालूम हो तो बताइएगा, ठीक है। तो 2 और 3, मैं 2 संख्या को लिया, दोनों के बीच का मौसम क्या होगा? 1 आएगा। निकाल के देख लेंगे, ठीक है। कहीं से ले लीजिए, 5 6 7 ले लीजिए। 3 संख्याओं का, हाँ, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वो 2 संख्या उसमें हो, 3 हो, 4 हो, आप इनका मौसम याद करेंगे, 1 आएगा तो वे हो जाएंगी सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। ग्रुप दे देता है एग्जाम में और पूछता है कि निम्न में कौन सहअभाज्य संख्याएं छांटो, निकाल के, ठीक है। तो कहीं से भी ले लीजिए। यदि कि लगातार ही सिर्फ होगी, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 5 और फिर ले लिए 9, 5 और 9,
इनका मौसा निकाल लीजिएगा। मौसा निकालने से ही पता चलेगा, 5 और 9 का मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। यह भी क्या हो गया? 100। क्लियर है? तो इसमें अब इसके नाम में अभाज्य है, एक चीज आपको सावधानी बरतनी है। तो ये नहीं खोजने लगिएगा कि अभाज्य से इसका कनेक्शन है। इसमें कोई भी संख्या हो सकती है, वो प्राकृतिक हो या कोई भी हो, संख्याओं का ऐसा ग्रुप बने जिनका मौसा क्या आए, 1 आए, तो वो सभाज्य संख्या हो जाएगी, या इसी को असभाज्य संख्या कहेंगे। कोई भी संख्या का लगातार में रहेगा। हाँ, लगातार हो या कहीं से दूर, जैसे 5 और 9 के बीच अंतर है ना, लेकिन मौसा तो 1 आएगा। मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। उस केस में या जो है जो अभाज्य संख्याएं हैं उसको कहीं से उठा लीजिए। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 13 है, तो एक और बीच में डाल लीजिए 7 और 13, मौसा ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं में कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो या तो 1 से विभाजित हो या तो स्वयं से। इनका मौसा सदैव 1 आएगा, ये हो जाएंगी सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। बात क्लियर है क्या? एक और संख्या के बारे में बात करनी है यहीं पे, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मींस जुड़वा, ट्विन प्राइम नंबर संख्या लिख लीजिएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए? कोई बताए? मालूम है? नहीं मालूम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वैसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, नाम में भी अभाज्य है और अभाज्य से मतलब भी है। यहाँ नाम में अभाज्य है लेकिन सिर्फ अभाज्य से मतलब नहीं है। कोई भी संख्या हो जिसके बीच का संख्याओं का ऐसा समूह मौसा 1 आ जाए तो वो सहभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जुड़वा। लेकिन यहाँ है जुड़वा अभाज्य संख्या में वैसी 2 संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है ना। अब कहीं से उठा लीजिए, अब 5 7, 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 7 और 9 भी होगा क्या? नहीं होगा। 9 तो अभाज्य नहीं ना जी, क्लियर होगा। जैसे 11 और 13, जैसे 17 और 19, 2 का अंतर है ना। तो वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। अच्छा, ये जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं ये यहाँ शामिल हो जाएंगी किसमें? सहभाज्य, उसका मौसा 1 आएगा, क्योंकि इनका आप मौसा ज्ञात करके देखेंगे 1 आएगा। तो ये इसके भी उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको भी आप नोट कीजिए। हम कह सकते हैं कि सभी जुड़वा संख्या असहभाज्य संख्या होगी। हाँ, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं जो हैं सहभाज्य संख्या होंगी। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो है वो भी सहभाज्य संख्याएं होंगी, और अभाज्य संख्याओं का समूह भी क्या होगा? सहभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 1 के बारे में बताइए। 1 जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या। 1 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? अभाज्य तो मतलब है, 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ध्यान में रखिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अभी जो है आपको बताया ना, अभाज्य संख्या में 1 से बड़ी, याद रखना है, 1 से बड़ी 1 है ही नहीं उसमें, है ना। 1 तो हाँ, कम से मैंने अभाज्य संख्या में अपवर्तकों की संख्या 2 होती है, 1 का तो 1 ही अपवर्तक है सर। दोनों में सर सबसे छोटा में 2 ही ना आता है, भाज्य और हाँ, सबसे छोटा नहीं, भाज्य में तो 2 नहीं आएगा, भाज्य में तो 4 आएगा। भाज्य 4 आएगा, ठीक नहीं, अभाज्य में 2 है। लेकिन 1 के बारे में आप ध्यान रखिएगा, 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं में एक नाम और याद रखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, योग संख्या। कौन सी? योग। हाँ, भाज्य, योग, यौगिक, संयुक्त, सम्मिश्र, सब इसी का नाम है, तो याद रखना है आपको। अगली संख्या है संपूर्ण संख्या। बताइए, कोई जानते हो? परफेक्ट संख्या, परफेक्ट नंबर। वह संख्या जिसके अपवर्तनों का जो योग होता है वो 2 गुना हो जाता है।
वह संख्या जिसके अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो। अपवर्तक समझते हैं आप? उसका जितना गुणनखंड है अपवर्तक का मतलब जो संख्या है उसको पूर्णतः विभाज्य कर सकते हैं, है ना, वो हो जाएंगे उसके अपवर्तक। तो वह संख्या जिसके अपवर्तकों का योग संख्या मान से क्या हो, दुगुना हो जाए। जैसे 6 को लेकर आइए बात करते हैं। 6 में बताइए तो 6 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? 2 है, 2 3 4 है। सबसे पहले तो 1 है जी, उसके बाद 2 है, जोड़ते जाएंगे, 3 है, फिर 3 है, और फिर क्या है 6। जोड़िए तो 12 क्या 6 जो है 12 जो है 6 का दुगुना है कि नहीं है? 6 गुणे 2 12 होता है ना जी। तो 6 जो है संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। 28 हो जाएगा, यानी 6 सबसे छोटा हो गया, छोटी हो गई। 1 2 3 4 5 संपूर्ण संख्याएं नहीं हो पाएंगी, अब देख लेंगे लिखकर, ठीक है। उसके बाद 28 कौन है? 28 बताइए तो इसके अपवर्तक? 1 है, 2 है, 4 से 28, 7 भी है, फिर 14 है, फिर 28 है। जोड़िए तो 56 आएगा। 28 गुणे तो दुगुना हो गया ना। तो 6 और 28 और भी संख्या हैं जिनके अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो जाए तो उस संख्या को जो है संपूर्ण संख्या कहा जाता है। क्लियर हुआ क्या बात है? उसके बाद बताइए रामानुजन संख्या। रामानुजन का नाम सुने हैं? रामानुजन संख्या, रामानुजन नंबर बोलिए। इसमें एग्जाम्पल 729 है। 1729 कौन है? 1729 को रामानुजन संख्या कहेंगे। अब क्यों कहेंगे? एक ही है, डेफिनेशन देखिए। इसके रामानुजन ने कहा कि 1729 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में 2 विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में, जैसे इसको लिखेंगे 1 का क्यूब, घन माने क्यूब, अब प्लस 12 का क्यूब, कितना आएगा? 1729। 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, कितना आएगा? 1729। यानी 1 से लेकर 1729 तक में यही है। 1 से लेकर 1728 तक कोई भी ऐसी ये नहीं है संख्या इसमें से कोई भी जिसको 2 संख्याओं के क्यूब के योग के रूप में 2 तरीकों से लिखा जा सके। क्लियर हुआ? तो आप डिफिनेशन अपने तरफ से भी लिख सकते हैं कि वह प्राकृत संख्या वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिसे 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में 2 विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके उसको रामानुजन संख्या कहा जाता है। और वह सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी है? 1729। आपको याद रखना है 1729 रामानुजन संख्या। क्लियर है? इसके आगे भी है, यदि आप जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद से अगली संख्या बताइए आप। परिमेय के बारे में बात कर लिया जाए, बहुत पॉपुलर है परिमेय संख्या। इंग्लिश इसका रेशनल नंबर। बोलिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक, हाँ, वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप की हो या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, है कि नहीं? जहाँ p और q क्या है सर? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है। p q पूर्णांक है तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं। पूर्णांक में 0 भी तो शामिल है, नीचे वाला 0 नहीं। हम कहें कि वह संख्या जो x बट्टा y के रूप में हो या जिसे x बट्टा y के रूप में लिखा जा सके, जहाँ x और y क्या है? पूर्णांक। लेकिन y यानी नीचे वाला जो है जिसको हर करते हैं वो 0 के बराबर नहीं। वह संख्या जो a बाई b के रूप की हो या जिसे a बाई b के रूप में लिखा जा सके।
उसी को कहेंगे परिमेय संख्या, जहाँ ए बी पूर्णांक है और बी जो है 0 के बराबर नहीं। ऐसा नहीं कि p बाई क्यू ये आप रट रखेंगे, यानी वह संख्या, इसको कंक्लूडिंग रूप से बोलिएगा तो आप कहिएगा वह संख्या जो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक के रूप में हो, या जिसे पूर्णांक बट्टा पूर्णांक के रूप में लिखा जा सके, लेकिन नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। इसमें सब आ जाएगा, प्राकृत संख्या सब आ जाएंगे। कहेंगे सर वो तो दिखता है जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो दिख रहा है, इसके नीचे छिपा है ना जी, नीचे वाला 0 बराबर नहीं ना हुआ, ठीक है, बट्टा के रूप में नहीं तो हम कर दिए। और जो भिन्न है वो तो है ही 5/6 -9/7 कुछ भी हो, 0 भी है क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1 है, तो ऊपर वाला 0 हो सकता है, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, और नीचे 0 नहीं, नीचे 0 हो जाएगा तो परिमेय नहीं रहेगा। जैसे हम कहेंगे कि 5/0, क्या यह परिमेय है? नहीं सर, ठीक है जी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जो p बाई क्यू के रूप की हो, या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p भी पूर्णांक है और q भी क्या है पूर्णांक है, लेकिन q नीचे वाला जो है 0 के बराबर नहीं है, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या चीज? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप की न हो, या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, उसी को जो है अपरिमेय संख्या कहा जाता है। या आप कह सकते हैं इसका दूसरा डेफिनेशन कि वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना हो क्या कहलाती है? अपरिमेय। जो परिमेय नहीं है वही क्या है? अपरिमेय। लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दीजिएगा, वास्तविक ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम आगे जानेंगे वास्तविक और काल्पनिक संख्या के बारे में। सिर्फ हम कह देते हैं कि वह संख्या जो परिमेय नहीं है अपरिमेय है, तो काल्पनिक संख्या भी तो कोई डाल सकता है कि नहीं है? तो वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय में सब आ गया, प्राकृत आ गया, पूर्ण आ गया, पूर्णांक आ गया, सम विषम भाज्य अभाज्य सभी संख्याएं आ गई। तो उसके अलावा जो संख्या बच जाती है तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो कहेंगे सर अपरिमेय संख्या हम पहचानेंगे कैसे? तो अपरिमेय संख्या जो है अक्सरतः रूट के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर रूट के अंदर, अब रूट के अंदर जैसे रूट 2 रूट 4 तो नहीं होगा, उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। रूट 3 भी रूट 9 नहीं होगा, उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। रूट 16 नहीं होगा, उसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो जिसका वर्गमूल ना निकल सके रूट 2 रूट 3 रूट 5 है ना, रूट 6 अनंत हो जाएगा। पाई के बारे में क्या आपका ख्याल है? पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, पाई एक अपरिमेय, लेकिन इसी के सन्निकट एक मान है 22/7। यह क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह पूर्णांक है और यह भी क्या है? पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। तो इसके सन्निकट मान जो 22/7 है वो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज आप ध्यान रखिए, अच्छा पाई और अपरिमेय का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे मैं लिख दिया 0.036985432 है ना, 0 क्या मैं लिख रहा हूं इसका कोई लिमिटेशन नहीं, यानी यहां दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती दिख रहा है। क्या आएगा उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। ये भी जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि परिमेय और आप इसको बिठा देना, परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। कौन? एक होता है शांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। और एक होता है अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती, या इसी को कहेंगे अवसानी, अशांत अवसानी।
ठीक है। तो शांत में क्या होता है, पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे हम लिख दिए हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 2/5, एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया। परिमेय संख्या है, 5 से 2 में भाग दो, लगेगा जी, तो सब लोग यहाँ 0 हो जाएगा, 5 होगा। खैर इसका क्या बेसिक रूल है, हम लोग नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, डिवीजन का भी अलग एक नियम है। ये कट गया, हो गया ना। क्या आया इसका मान 0.4 आया ना, यानी कट गया पूर्णतः, ये शांत हो गया। क्या हो गया, इसको कहेंगे शांत। तो पहचान भी है कि कौन परिमेय संख्या शांत, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। पहचान क्या है जी, नीचे हर में 2 हो, सिर्फ 2 या 2 का गुणक, 2, 4, 8, 16 या 5 हो, या 5 का गुणक हो, 5, फिर 5 का पावर 2 होगा तो 25 होगा ना, 125 ये हो, यानी तो 2 और 5 हो, दोनों एक साथ है। 2 का कुछ भी पावर हो, 5 का कुछ भी पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एकदम 100% कट जाएगा। अशांत आवर्ती किसका होता है, अशांत होगा, कटेगा नहीं, लेकिन एक विशेष प्रकार की संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 10/3। क्या 10/3 एक परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय है, है नहीं जी। ऊपर है पूर्णांक, नीचे है पूर्णांक और नीचे वाला 0 नहीं, परिमेय ही है। नहीं, बस शांत अशांत में कंफ्यूज हो गया था। लेकिन क्या इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो अशांत आवर्ती होगा। कैसे होगा, पहला तो पहचानने का नियम है कि सर नीचे देखिए 3 है, 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए। 2 हो या तो 5 हो, या नहीं तो 2, 5 हो। इसके अभाज्य गुणनखंड नीचे वाले का निकाले तो 3 है सर, भाग देके चेक कर लेते हैं। 3 से 10 में भाग दो, 3 3 का 9, एक आ गया ना जी, और समझो बेटा 0। वही पर 3 3 का क्या कटेगा कब वो अशांत, लेकिन आवर्ती विशेष संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना जी। इसी को लिखते हैं 3.3 के ऊपर रेखड़ी लगेगा या बिंदु लगा दो, समझ गए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 5 के ऊपर, 10 के ऊपर संख्या के ऊपर रेखड़ी लगा दे तो परिमेय है। ये दिखाता है इस बात को, रेखड़ी इस बात को शो करता है कि उस संख्या का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर हुआ। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होता है। पहचानने का नियम है, हर में 2 या 5 हो, या 2 5 दोनों साथ में रहे तो फिर वो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और हो जाए तो क्या होगा, अशांत। जैसे 2, जैसे आप कहोगे सर ये 7/6 लिख दिए, बताइए तो इसका क्या होगा। तो नीचे वाला देख रहे हो ना, 6 को 2 गुणा 3 यानी 2 भी और 3 आ गया, दूसरा कोई आ गया, तो फिर ये कभी कटने वाला नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा। भाग देकर चेक कर लेना, विशेष संख्या का बार बार क्या होगा, रिपीटेशन। ठीक है। और अपरिमेय का क्या होता है जी, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती या अनवसानी, अनावर्ती कहिए या अनवसानी। क्या आएगा सर? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, रुकेगा भी नहीं। इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। जैसे 2.3695043 कुछ भी लिखते जा रहे हैं, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा कौन सा, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर है क्या जी? चलिए नोट करना है, कीजिए तो नोट। बताइए तो अपरिमेय संख्या का संकेत क्या है, परिमेय और अपरिमेय का सिंबल बता सकते हैं क्या? नहीं, परिमेय संख्या का संकेत क्यू है, इसे दिखाते हैं क्यू क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और अपरिमेय संख्या का जो संकेत है वो पी है, किससे दिखाते हैं, पी से। इरेशनल नंबर को पी से और रेशनल को क्यू से किया जाता है। चलिए एक और संख्या के बारे में बात करें।
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। बताइए, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो सभी रियल नंबर है। जी। ठीक है, सभी रियल नंबर है। यानी एक रियल नंबर इस तरह संख्याओं का एक थैला बनेगा, एक लंबा विभाग बनेगा रियल का, इसमें परिमेय भी आ जाएगा और अपरिमेय, टोटल आ जाएगा। ये सब वास्तविक संख्या है टोटल। और अवास्तविक संख्या मात्र बहुत कम मात्रा में। अवास्तविक संख्या को इसको आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं रियल नंबर को? आर से दिखाएंगे। और अवास्तविक संख्या जिसको कहते हैं काल्पनिक, अवास्तविक कहिए या काल्पनिक, काल्पनिक कहिए, काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। वह संख्या जो वास्तविक न हो, यानी जिस संख्या का अस्तित्व ही ना हो, उसी को क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। अब इस तरह की संख्याएं जो है कहाँ पाई जाती है? जो निगेटिव संख्या रूट के अंदर हो, वो संख्याएं होती ही नहीं है, बस हम कल्पना कर रहे हैं इस तरह से। इसका एग्जाम्पल होगा √-2। -√2 नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये तो अपरिमेय संख्या होगी। यानी इसको आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर में आ जाएगा। √-2 देख रहे हैं ना जी। इसको इस तरह भी कर सकते हैं √2i, i फॉर आयोटा, यानी माइनस के लिए लगा दिए। कुछ भी कोई भी संख्या लगा ली, -4 रूट के अंदर, -3 रूट के अंदर, है ना, कल्पना करा, -5। ये ऐसी संख्या हैं जिनका अस्तित्व है नहीं इमेजिन के तौर पे। तो जो रियल नंबर नहीं है उसी को जो है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और रियल नंबर में जितनी भी अभी तक संख्या हम लोग पढ़े, परिमेय और अपरिमेय, वो सब आ जाएंगे। क्लियर हुआ? एक और चीज मैं बता दूं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर आप पढ़े होंगे। परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? परिमेय होता है। परिमेय का योगफल क्या होता है? परिमेय होता है। जैसे 4 तो परिमेय संख्या है जी, 5 भी परिमेय है, जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, परिमेय आएगा। उस तरह घटाव भी उसका परिमेय होगा, गुणनफल भी परिमेय होगा, भाग भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन परिमेय और अपरिमेय का योगफल, जैसे 2 एक परिमेय संख्या है और 2 क्या है? अपरिमेय, तो अपरिमेय हो गया। गुणनफल भी परिमेय और अपरिमेय का अपरिमेय होगा, घटाव भी परिमेय और अपरिमेय का क्या होगा? अपरिमेय होगा। और भागफल भी परिमेय और अपरिमेय का क्या होगा? अपरिमेय। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछ लेंगे छाटो कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, और इस तरह दे दे तो कंफ्यूज हो जाएगा। अरे भाई, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों दिख रहा है ना जी। तो परिमेय और अपरिमेय का कोई भी संक्रिया हुआ हो, जोड़ घटाव गुणा भाग, सब अपरिमेय होगा। क्लियर है जी? तो यहाँ तक इसको भी नोट कर लीजिए सर। अपरिमेय और अपरिमेय और क्रिया करेंगे तो अपरिमेय और अपरिमेय क्रिया करेंगे तो देखेंगे कि उसका मान क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए √2 गुणे, हाँ, √2 गुणे √2 परिमेय हो जाएगा, तो हो गया, परिमेय हो गया, तो 2 आएगा। लेकिन √2 गुणे √3 हो, √6 होगा। तो वो तो इसका कोई रूल नहीं है स्पेशल, उसको सॉल्व करने पे ही पता चल पाएगा कि परिमेय आ रहा है कि। बाकी जोड़ घटाव तो अपरिमेय ही होगा, गुणा और भाग में ही अंतर हो सकते हैं, है ना। नहीं तो अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय होता है और अपरिमेय संख्याओं का घटाव भी अपरिमेय होगा। ये अब गुणा और भाग डिपेंड करता है कि किस तरह की संख्याएं गुणा हो रही है। क्लियर हो गया? यहाँ थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। यहाँ देखिए, रूट के अंदर -2 है ना, तो 2i, i जो है खुद जो है रूट के अंदर नेगेटिव संख्या को दिखाएगा। जैसे इसको लिखेंगे 4i, क्या लिखेंगे? 4i। जैसे √-5 लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे 5i। 5i भी है, वो दिखा रहा है कि इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है। क्लियर हुआ? यहाँ रूट लिखने की स्पेशल जरूरत नहीं है, ये आप सिर्फ लिख देंगे।